पड़ता है वैक्सीनेशन के लिए, तो कई बार वहां पे उनका एक्सपोजर हो जाता है और बाद में कहा जाता है कि देखो जी वैक्सीन से प्रोटेक्शन नहीं हुई। तो अगर सिंगल डोज वैक्सीन होगी उसका ये फायदा होगा कि एक बार जाने से विद इन 2 वीक्स प्रोटेक्शन रीजनेबल लेवल तक हो जाएगी। सो दैट विल बी ए यूजफुल थिंग, नो डाउट। ठीक है सर, लेकिन जिस बात को लेकर बातें हो रही हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, वो है ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति। ऑक्सीजन अगर लोगों को सही समय पर मिल जाए तो मौजूदा कोरोना स्ट्रेन के हिसाब से हम लोग कितने लोगों की जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, जो मौतें आप देख रहे हैं, अधिकतम मौतें प्रिवेंटेबल डेथ के अंदर आती है, जिसको मेडिकल में हम कहते हैं जिस मौत को हम रोक सकते थे सिर्फ ऑक्सीजन देके। ये एक्सपेक्टेड था केसेस बढ़ेंगे। यूके में जनवरी दिसंबर एंड से जनवरी में हुआ था, यूके से 3 महीने पीछे चल रहे थे। भारत की आबादी या भारत का क्षेत्रफल वही है जो पिछले साल था या उसके पहले था, बदला नहीं। तो ये कहना भारत बहुत बड़ा देश है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्रायोजेनिक ट्रक से होता है, ये भी पता था हम लोगों को। पिछले साल बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट ऑर्डर किए गए कि लगाना है, जिसमें दिल्ली की बात बताता हूं, 8 ऑक्सीजन प्लांट लगना था, अभी तक एक भी नहीं लगा है। अब सोचिए कि ये अद्भुतजनक बात, बीइंग मेडिकल प्रैक्टिशनर हम लोगों को कैसा महसूस होता है कि एक तो कोरोना के मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, इलेक्टिव कैंसर जैसी सर्जरी को आपको धीमा करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है ताकि इनको ऑक्सीजन मिल सके कोरोना के रोगी को। तो मतलब पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पे चला गया है, पूरा इंडिया गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन, ये स्थिति बनी। तो प्रेम कुमार जी ने बात उठाई कि वहां पे दूसरी बात कालाबाजारी की। देखिए बिचौलिए हैं, आपने मिथोलॉजी में पढ़ा भी होगा, जब सुर होते हैं तो असुर होते हैं, मतलब देव होंगे तो दानव होंगे। ये बिचौलियों ने मेडिकल सिस्टम खराब कर रखा है। जब भी मैं बोलता हूं कि मेडिकल सिस्टम में जो बिचौलिया आए उसको बिल्कुल मतलब उसको मास मर्डर की सजा दो। तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप हर प्रोफेशन में प्रॉफिट होता, आप मेडिकल प्रोफेशन में हर समय। मैं कहता हूं कि मेडिकल प्रोफेशन में एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट चाहिए, मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दो, दूसरे प्रोफेशन में चल जाओ। ये जान लेने की बात हो गई और ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं। ठीक है, शाना एनसी, डॉक्टर अंशुमन जाने माने डॉक्टर, और उन्होंने जो बात कही वो बहुत नोट करने वाली बात है। ज्यादातर मौतों को हम रोक सकते थे और ये मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने के चलते। ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित क्यों रही है, ये आप और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये जो सिस्टम में पनपने वाले दीमक है, जिन्हें लोगों की जिंदगी से, लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुनाफाखोरी से मतलब है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? क्या देशद्रोह की कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और हमारी सरकार बिल्कुल कड़ी सजा देगी इन लोगों को। लेकिन मैं सिर्फ 2 बढ़ा लेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 700 टन ऑक्सीजन अगर मिलता रहा तो रोज लोगों की जान जो है वो बचाने में आसानी होगी, लोगों की जान नहीं जाएगी। हमारे साथ मेहमानों का तमाम पैनल जुड़ा हुआ है। पहले मैं आप ही के पास आता हूं डॉक्टर अरुण चोपड़ा जी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मिलता रहा तो लोगों की जान नहीं जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन की कमी जब होती है तब डॉक्टर्स का रोल क्या होता है, तब कितनी मुश्किलात आपके लिए होती है? देखिए जी, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हमें एक तो हमने अपने ऑक्सीजन देने का तरीका थोड़ा बदला है। जैसे एक बहुत यूज़फुल स्ट्रेटजी होती है हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन, उसमें लेकिन बहुत हाई फ्लो देना पड़ता है, 40 से 60 लीटर तक ऑक्सीजन पर मिनट देना पड़ता है। तो ये चीज़ अब हम नहीं दे पा रहे। इससे वेंटिलेटर पे डालना काफ़ी हद तक डिले या प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये हमको लेसर रेट पे देनी पड़ती है, स्लोअर रेट पे देनी पड़ती है। तो हमने ऑक्सीजन गोल्स अपने लोअर कर लिए। जैसे नॉर्मली हम चाहते हैं कि 95% या उससे ऊपर सैचुरेशन रहे, अब हम 90-92% पे भी संतोष कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि जितनी हम चाहें देना वो दे सकें। पूरी तरह से सेफ होता है डॉक्टर साहब अगर आप लोग उसको कम पर भी संतोष करते हैं तो? हाँ, मतलब 92 तक रख ले तो वो रीजनेबल है। अच्छा, बाकी ये कहना कि अगर ऑक्सीजन एडिक्वेट होती तो बिल्कुल डेथ ना होती, ये तो गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे केस इतने सीरियस होते हैं कि वो वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी हम उनकी ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं कर पाते, इवन इन एन आइडियल सिनेरियो। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हमें एडिक्वेट ऑक्सीजन मिल रही है, हमें इस मामले में कोई शिकायत नहीं है, पर सारे पेशेंट फिर भी नहीं बच पाते। तो कई पेशेंट नहीं बच पाते, कई बच सकते हैं, लेकिन ज्यादातर की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर अंशुमन, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर इस पर? यही सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या अगर एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन है तो फिर लोगों की जान बचाना बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली इजी हो जाता है। उसके साथ साथ आज हमने देखा है कि लोगों के पास अलग अलग तरीके के नुस्खे भी आ रहे हैं
कि आप प्राणायाम करिए, आप दूसरे तरीके की चीजें करिए जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, खासतौर पर होम्योपैथी का भी कुछ लोग सुझाव देते हैं, तो वो लोगों के लिए कितना सेफ है? अनुराग जी, समझने की जरूरत है। देखिए, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं होता है कि ऑक्सीजन अगर पूरी होती तो डेथ नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। कोरोना फेटल है, ये सब फेटलिटी रेट क्या है ये भी मालूम है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के बिना जो मौतें हुई हैं इसमें कोई जग जाहिर है कि ऑक्सीजन की कमी के बिना कितनी मौतें हुई हैं। ABC ऑफ मेडिकल साइंस, एक MBBS का छात्र जब ज्वाइन करता है तो उसको सिखाया जाता है ABC ऑफ मेडिकल साइंस वो है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। मतलब कोई मरीज इमरजेंसी में तुम्हारा आए, उसकी सांस चलते रहे, ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करो और सर्कुलेशन मेंटेन करो। अगर ABC ही हमारा हैम्पर हो जाए, सप्लाई नहीं है, तो डॉक्टर खड़े होके क्या करेगा वहां ऑक्सीजन की जगह पे? ऑक्सीजन नहीं है तो कोई दूसरी गैस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है जिसमें सरप्लस आपको देना पड़ता है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कोई लवाबदार खाना है जो 100 से आप किसी को बढ़ा दें और 100 कम करके कम कर दें। जितनी जरूरत है उनको देना पड़ेगा। क्रिटिकल केसेज की बात कह रहा हूं। जहां तक होम आइसोलेशन की बात है, ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेज जो हमारे पास वार्ड में होते हैं, जनरल वार्ड में, और ऑक्सीजन लेते हैं, बेसिक लेते हैं, उनका फ्लो रेगुलेट होता है, वो नर्सेज मॉनिटर करती हैं, टाइम टू टाइम डॉक्टर मॉनिटर करते हैं, उसमें रेगुलेशन की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जो क्रिटिकल केसेज हैं उनमें रेगुलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए एक्सक्यूज हम इसमें नहीं ढूंढ सकते हैं कि ऑक्सीजन सरप्लस अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो चाहिए तो चाहिए। ये ABC ऑफ मेडिकल साइंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, ठीक है। मैं हमारे साथ शाइना एनसी जी और प्रेम कुमार जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन शाइना एनसी जी, डॉक्टर्स ने जो तमाम बातें कही, ऑक्सीजन की तो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, उसका कोई दूसरा सप्लीमेंट हो नहीं सकता। तो ऐसे में तो सरकार को और ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो जो विशेषज्ञ कह रहे हैं दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तीसरी लहर। साथ साथ एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लोग समझाने की बहुत कुछ कोशिश करते हैं, जिसके पास जो समझ होती है वो उस हिसाब से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। ये कितना घातक हो सकता है मरीजों के लिए? क्योंकि आपने भी बताया, डॉक्टर अंशुमन ने भी बताया कि अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे अल्टरनेट बताने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए जरूर की जाती है। देखिए, वो जो चीज है वो सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस, अर्ली मॉडरेट इलनेस के लिए हो सकती है। जैसे जिन लोगों को माइल्ड इलनेस है या जिनकी सैचुरेशन अभी 93, 94, 95 की रेंज में है, घर बैठे हुए, उनको बेड नहीं मिल रहे, तो उनको आप समझा सकते हैं कि क्या एक्सरसाइज वो कर सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजनेशन बढ़े। उसके लिए जैसे अगर उनको योग आता है, प्राणायाम करें, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करें, वो ट्राइफ्लो स्पायरोमीटर टाइप छोटे सिंपल अपरेटस आते हैं जिनसे लंग्स की एक्सरसाइज हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उल्टा लेटना, पेट के बल लेटना, जिसको हम अवेक प्रोनिंग बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट होती है लंग्स की, वो लंग्स के पीछे वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से की होती है। सो अगर हम उल्टा लेटते हैं, पेट के बल लेटते हैं, तो ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है। सो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी और ऐसी चीजें जरूर समझानी चाहिए, इनसे मदद मिलेगी, बट ओनली टिल ए लिमिटेड पीरियड। एक बार सैचुरेशन 90-92 से नीचे जाती है, आजकल तो सर कोई तरह की चीजें भी आ गई कि होम्योपैथिक दवाई खा लीजिए तो भी आप लोगों को फायदा हो जाएगा। मैं बहुत अगर आखिर में अंशुमन जी आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद टेस्ट मत करवाइए। कहा जा रहा है कि RT-PCR उतना ज्यादा कारगर नहीं है तो आप CT स्कैन करवाइए। फिर CT स्कैन को लेकर भी आशंकाएं जाहिर कर दी गई है। बतौर कैंसर एक्सपर्ट सर क्या देखते हैं इसके विकल्प के तौर पर? देखिए, ये एक बहुत बड़ी अवधारणा चली कि CT स्कैन कराने से कैंसर हो जाएगा। अब लो डोज CT का कॉन्सेप्ट आया है और चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। RT-PCR नेगेटिव हो, क्लिनिकल सिम्टम्स अगर हो, क्लिनिशियन जब चाहे तब CT स्कैन कराए। पब्लिक क्या गलती कर रही, पहले दूसरे दिन जा रही CT स्कैन कराने, वो ओवर इन्वेस्टिगेशन है। क्लिनिशियन क्या चेक करते हैं, 7th 8th डे अगर फेफड़े की कंडीशन ऐसी लग रही है तो CT स्कैन कराएं फॉर प्रोग्नोसिस। लोग जाते हैं डायग्नोसिस के लिए नहीं जाना CT स्कैन कराने आपको। दूसरी बात, ओवर एक्सपोजर ऑफ CT स्कैन, इतना CT स्कैन करते ही नहीं है भाई कोविड के टाइम में जिससे उसकी कैंसर हो जाए, वो थोड़ा ओवर स्टेटमेंट था। दूसरा जो बार बार आप कह रहे हैं कुछ बाबाओं द्वारा अनुलोम विलोम और इस तरह की चीजें, वो वीडियो मैंने देखा है। 70-80 SpO2 पे कह रहे हैं वो कि अनुलोम विलोम करा के हम 100 कर दे रहे हैं,
गलत है। दर्शक जो देख रहे गुमराह मत हों। यानी कि डॉक्टर की सलाह ली जाए ऐसे वक्त में जब सिचुएशन क्रिटिकल हो, तो वहां पर बिल्कुल भी आनाकानी ना की जाए। सर, वक्त इतनी इजाजत देता है। अरुण चोपड़ा जी, शायना एनसी जी, अंशुमन जी और प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हमारे सिस्टम के वो दीमक अभी भी मौजूद है जिन्हें शायद इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए जाहिर तौर पर एक कड़ा सिस्टम होना चाहिए जो इन पर होल्ड रखे, इनकी कालाबाजारी पर होल्ड रखे, क्योंकि ये जैसे ही पनपना शुरू करते हैं लोगों की जान जाना शुरू हो जाती है।